नमस्कार दोस्तों, कल अपन अजमेर का इतिहास पढ़ रहे थे और आज अपन उसी अजमेर को आगे बढ़ाएंगे। कल अपन ने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पढ़ा था। विग्रहराज चतुर्थ को भीष्मदेव भी कहते हैं, उसके बारे में कल अपन ने पढ़ लिया था। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में अजमेर का शासक जो बना था उसका नाम सोमेश्वर था। विग्रहराज चतुर्थ के बाद अजमेर का शासक है, कौन बना? सोमेश्वर। सोमेश्वर का अचानक 1177 में देहांत हो जाता है। 1177 में इसका क्या हो गया? देहांत। जब सोमेश्वर मरा था तो उस समय सोमेश्वर के दो बेटे थे। दो क्या हो गए ये बेटे? बड़ा जो बेटा था इसका, उसका नाम था हरिराज और छोटा बेटा था जिसका नाम था राय पिथोरा। आज की जो चैप्टर होगा वो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होगा इस अजमेर के इतिहास का। एग्जाम में लगभग अजमेर में से प्रश्न पूछा जाता है तो पृथ्वीराज तृतीय के संबंध में ही प्रश्न पूछा जाता है और उसी को अपन पढ़ेंगे। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में शासक बना कौन? सोमेश्वर। सोमेश्वर का अचानक 1177 में क्या हो गया? देहांत। जब इसका देहांत हुआ था तो उस समय इसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा था हरिराज और छोटा बेटा था राय पिथोरा। इतिहास में ये होता है कि यदि बड़ा बेटा योग्य नहीं है और छोटा यदि अधिक योग्य है तो उस राजा का उत्तराधिकारी छोटे बेटे को भी बना दिया जाता है। राय पिथोरा जिसको अपन कह रहे हैं उसी को ध्यान रखना पृथ्वीराज थर्ड के नाम से जाना जाता है। अब अपने से एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज तृतीय को किस नाम से जाना जाता है, या इसका वास्तविक नाम क्या था या मूल नाम क्या था? तो अपना उत्तर होगा राय पिथोरा। तो इसको दोबारा देख लो। सोमेश्वर का अचानक 1177 में देहांत हो गया था। उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा हरिराज था, छोटा बेटा राय पिथोरा था। इस राय पिथोरा को ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। अब पृथ्वीराज अपन पढ़ेंगे तो पृथ्वीराज चौहान 1177 में शासक बना। ये आपका पृथ्वीराज चौहान है और ये शासक कब बन गया? 1177 में। जब पृथ्वीराज को शासक बनाया गया था तो उस समय पृथ्वीराज की उम्र केवल 11 वर्ष थी। केवल कितनी थी? 11 वर्ष। पृथ्वीराज को 11 वर्ष की अवस्था में शासक बना दिया गया था। तो जब 11 वर्ष की उम्र में इसको शासक बनाया गया तो इसका मतलब हो गया कि ये शासन नहीं कर सकता था क्योंकि इसकी उम्र बहुत कम थी। इसलिए पृथ्वीराज की संरक्षिका बनी थी इसकी मां, यानी शासन को चला रही थी इसकी मां। इसकी मां का नाम था कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज 1177 में शासक बना था। उस समय इसकी उम्र 11 वर्ष थी, इसलिए ये शासन करने में समर्थ नहीं था। तो इस पृथ्वीराज चौहान के नाम पर इसकी मां कर्पूरी देवी क्या कर रही थी? शासन कर रही थी। इस कर्पूरी देवी के ऊपर आसपास का चाहे मालवा हो या गुजरात हो या फिर कन्नौज हो, ये सब शासक इस कर्पूरी देवी पर आक्रमण कर रहे थे। इन सभी आक्रमणों को, चाहे कन्नौज हो, मालवा हो, गुजरात हो, सब आक्रमणों को देख कौन रहा था? पृथ्वीराज चौहान देख रहा था। और पृथ्वीराज चौहान अपने मन ही मन में सोच रहा था कि जिस दिन मैं शासन करने के योग्य हो जाऊंगा तो मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश
या कोई भी शासक हो जो मेरी माँ के ऊपर आक्रमण कर रहा है, उन सबका उस दिन मैं बदला जरूर ले लूंगा। तो उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान था, जैसे ही खुद शासन की बागडोर अपने हाथों में ली तो पृथ्वीराज ने एक नीति अपनाई थी। उस नीति को कहा जाता है दिग्विजय की नीति। और दिग्विजय नीति का अर्थ होता है कि सब शासकों को हरा करके, यानी आसपास के जो भी शासक हैं उनको हरा करके और अपनी खुद की अधीनता स्वीकार करवा देना। तो ये पृथ्वी राज हो गया। और पृथ्वीराज थर्ड ने कौन सी नीति अपनाई थी? दिग्विजय की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? दिग्विजय की नीति। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि दिग्विजय नीति का अनुसरण पहली बार किस चौहान शासक ने किया था? तो उसका उत्तर भी क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान। दिग्विजय नीति का अर्थ भी यदि परीक्षा में पूछा जाए तो ध्यान रखना, दिग्विजय नीति का अर्थ होता है सबको हरा कर अपनी अधीनता स्वीकार कराना। ये इस दिग्विजय नीति का अर्थ होता है। पृथ्वीराज की जो दिग्विजय नीति अपनाई गई थी उसका जो पहला शिकार हुआ था, यानी दिग्विजय नीति का पहला शिकार नागा अर्जुन था। नागा अर्जुन, यानी इस नीति के तहत पहली बार इस पृथ्वीराज ने किसको हराया? नागा अर्जुन को हराया। उसके बाद इसी दिग्विजय नीति के तहत इसने 1182 ईस्वी में महोबा का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा? महोबा का युद्ध लड़ा। ये महोबा का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? उत्तर प्रदेश में लड़ा गया था। और महोबा के युद्ध में परमिरदेव चंदेल के सेनापतियों को हरा दिया था। परमिरदेव चंदेल के दो सेनापति थे। दो क्या थे? सेनापति थे। उसमें पहला नाम था आल्हा और दूसरा नाम था उदल। इन दोनों को इस पृथ्वीराज ने दिग्विजय नीति के तहत हराया था। पृथ्वीराज थर्ड दिग्विजय नीति का अनुसरण करने वाला पहला चौहान शासक है। इस नीति का अर्थ होता है सबको हरा करके और अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। दिग्विजय नीति का पहला जो शिकार हुआ था वो नागा अर्जुन था। यानी इस दिग्विजय नीति के तहत पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार नागा अर्जुन को हराया। नागा अर्जुन को हराने के बाद दिग्विजय नीति के तहत ही 1182 ईस्वी में महोबा का युद्ध लड़ा था। महोबा का युद्ध कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। इस महोबा के युद्ध में परमिरदेव चंदेल के दो सेनापतियों को पृथ्वीराज ने पराजित किया था। पराजित होने वाले सेनापति आला और उदल थे। ये जरूर ध्यान रखना कि महोबा के युद्ध में परमिरदेव चंदेल खुद लड़ने के लिए नहीं आया था। उसके दो सेनापति आए थे, आला और उदल। तो उन दोनों को भी क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। तो ये आप लिख लिए होंगे। उसके बाद में इसी दिग्विजय नीति के तहत गुजरात के भीम सेकंड को हरा दिया। किसको हरा दिया? गुजरात के भीम सेकंड को। तो ये वही दिग्विजय नीति अपन वापस लिख लेंगे, दिग्विजय नीति। इस दिग्विजय नीति के तहत गुजरात के भीम सेकंड को हराया। दिग्विजय नीति के तहत ही कन्नौज का एक राजा था जिसका नाम था जयचंद गहडवाल। इसको भी क्या कर दिया था? हरा दिया था। और जयचंद गहडवाल की बेटी
का नाम था संयोगिता। संयोगिता। अब देखो दिग्विजय नीति पूरी हो गई, इसमें 4 लोगों को हराया। दिग्विजय नीति के तहत पहली बार इसने नागार्जुन को हराया पृथ्वीराज ने। दिग्विजय नीति के तहत 1182 में महोबा का युद्ध लड़ा था उत्तर प्रदेश में, जिसमें परमिर देव चंदेल के 2 सेनापति आल्हा और उदल को पराजित किया था। उसके बाद में दिग्विजय नीति के तहत गुजरात के शासक भीम सेकंड को भी हराया था। दिग्विजय नीति के तहत कन्नौज का राजा जयचंद गहलवाल था, इसको पहले तो हराया था पृथ्वीराज, लेकिन उसके बाद में जयचंद गहलवाल के द्वारा अपनी बेटी संयोगिता का विवाह करने के लिए एक बहुत बड़े स्वयंवर का आयोजन किया गया। लेकिन संयोगिता पृथ्वीराज थर्ड से प्रेम करती थी। उस स्वयंवर में आए हुए सभी राजकुमार और राजाओं को वो माला नहीं पहनाई और पृथ्वीराज को जयचंद गहलवाल उस स्वयंवर में आयोजित नहीं किया था। इसकी मिट्टी की मूर्ति वहां बनाई गई थी और संयोगिता उस मिट्टी की मूर्ति को ही अपनी वरमाला पहना देती है। इस कारण से फिर दिल्ली बैठे पृथ्वीराज को जब ये मालूम चला कि संयोगी मैं वहां हूं भी नहीं, लेकिन मेरी मिट्टी की मूर्ति को ही संयोगिता ने माला पहना दी है, यानी पति मान ली है मेरे को, तो फिर पृथ्वीराज वापस वहां दिल्ली से जाता है और इस संयोगिता को उठा करके दिल्ली ले आता है। इस प्रकार से ये विवाह हुआ था। तो ये पृथ्वीराज थर्ड की क्या थी? दिग्विजय की नीति थी। इसके बाद में देखो पृथ्वीराज थर्ड जब शासन करता था दिल्ली पर, क्योंकि पृथ्वीराज थर्ड ही एक ऐसा शासक है जो दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान था, क्योंकि इसके बाद में वहां मुसलमान आ गए थे। पृथ्वीराज जब शासन करता था, ये पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज थर्ड के समय मोहम्मद गोरी भारत आया था। मोहम्मद गोरी कहां पर आया था? भारत आया था, क्योंकि उस समय पूरे उत्तर भारत का शासक कौन था? पृथ्वीराज थर्ड था। पृथ्वीराज थर्ड जब शासन कर रहा था उस समय गजनी से मोहम्मद गोरी कहां पहुंचा? भारत। ये कहां पर आ गया? भारत। मोहम्मद गोरी का मूल उद्देश्य भारत पर आक्रमण करने का ये था कि एक इससे पहले आया था महमूद गजनवी, उसका उद्देश्य था भारत से धन लूटना, लेकिन मोहम्मद गोरी का उद्देश्य था भारत पर शासन करना। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि पृथ्वीराज थर्ड के काल में कौन भारत आया? मोहम्मद गोरी। या मोहम्मद गोरी किसके शासन काल में भारत आया? तो पृथ्वीराज थर्ड के शासन काल में गोरी पहली बार भारत में आया था। अब जब गोरी भारत आया था तो ध्यान रखना, इस गोरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती भी भारत आया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया। तो ये 3 प्रश्न बन गए। मोहम्मद गोरी किसके शासनकाल में आया? पृथ्वीराज थर्ड के शासनकाल में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया? तो मोहम्मद गोरी के साथ आया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में आया? तो उसका भी उत्तर क्या होगा? पृथ्वीराज थर्ड। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वैसे आपको संत संप्रदाय में पूरा विवरण बताया जाएगा, लेकिन मोटे तौर पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो जन्म हुआ था वो 1143 में संजरी में हुआ था। और संजरी कहाँ स्थित है? फारस में। संजरी कहाँ स्थित है? फारस में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की? चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 2 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 2 शिष्य थे। एक शिष्य का नाम था हमूमुद्दीन
दरगाह है कहाँ स्थित है? नागौर में। हमूमुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ स्थित है? नागौर में। और दूसरा शिष्य इसका था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी, इस काकी की दरगाह है कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हमूमुद्दीन नागौरी इसका प्रधान शिष्य था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1143 में संजरी फारस में हुआ था। ये प्रश्न सबसे ज्यादा अभ्यास की परीक्षाओं में पूछा गया कि भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना या चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो उसका उत्तर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके कितने शिष्य थे? 2 शिष्य। पहला शिष्य हमूमुद्दीन नागौरी था। इस नागौरी की दरगाह है नागौर में है। कहाँ स्थित है? नागौर, राजस्थान में। हमूमुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सन्यासियों का सुल्तान किस पीर को कहा जाता है? तो हमूमुद्दीन नागौरी को कहा जाता है। इसकी दरगाह को तारकीन दरगाह कहा जाता है। तारकीन, ये कहा जाए कि किस संत की दरगाह को तारकीन के नाम से जानते हैं? तो हमूमुद्दीन नागौरी। दूसरा शिष्य बख्तियार काकी था, जिसकी दरगाह है कहाँ स्थित है? दिल्ली में। उसके बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा अजमेर में इसकी जो प्रधान मस्जिद है वो कहाँ स्थित है? अजमेर में। और अजमेर के अंदर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उसको संसार का दूसरा मक्का मदीना कहा जाता है। पहला विश्व का मक्का मदीना सऊदी अरब में है और दूसरा विश्व का मक्का मदीना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को कहते हैं, जो कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। तो ये पृथ्वीराज थर्ड के काल में कौन आया था? मोहम्मद गोरी भारत आया था। मोहम्मद गोरी के साथ में भारत और कौन आया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कब हुआ? 1143 में हुआ था। संजरी फारस में इसका जन्म हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की या चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। ये ही परीक्षा में पूछा अभी तक सबसे ज्यादा गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 2 शिष्य थे। एक का नाम हमूमुद्दीन नागौरी था, जिसकी दरगाह है नागौर में है। और इसी हमूमुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा ये पूछा जाता है कि हमूमुद्दीन नागौरी की दरगाह को किस नाम से जानते हैं? तो मैंने अभी बताया इसकी दरगाह को तारकीन दरगाह के नाम से जानते हैं। इसका जो दूसरा शिष्य था उसका नाम था बख्तियार काकी। दूसरा शिष्य कौन हो गया इसका? बख्तियार काकी। अब देखो यहाँ पर मान लीजिए भारत के अंदर कौन आया हुआ है? मोहम्मद गोरी आया हुआ है। कौन आया हुआ है? मोहम्मद गोरी। और ये मान लीजिए आपका अपना पूरा भारत है। इस रेखा से नीचे का जो भारत है वो दक्षिण भारत है और इससे ऊपर का जो भारत है वो उत्तर भारत है। यहाँ पर मान लीजिए दिल्ली है, यहाँ पर क्या है? दिल्ली। और यहाँ पर मान लीजिए अजमेर है। तो अजमेर से लेकर और दिल्ली तक शासन कौन कर रहा है? पृथ्वीराज चौहान। यहाँ पर मान लीजिए हरियाणा है। यहाँ पर क्या है? हरियाणा। और हरियाणा में एक जगह है जिसको कहते हैं तराइन का मैदान। कौन सा मैदान? तराइन का मैदान। यहाँ पर गुजरात है और गुजरात का जो शासक है उसका नाम है भीमराज। गुजरात का शासक कौन है? भीमराज। इसकी जो मां थी उसका नाम था नायिका देवी। नायिका देवी। अब देखो ये पूरा समझ गए तो ये परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तराइन के मैदान में 2 युद्ध हुए थे, काफी कंफ्यूज करते हैं। एक में पृथ्वीराज जीता
और दूसरे के अंदर मोहम्मद गोरी जीत गए, इसीलिए कंफ्यूज करते हैं। और लगातार 2 सालों में हुए। यहाँ कौन आया हुआ है? मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी के पास भारत पर आक्रमण करने के 2 रास्ते। मोहम्मद गोरी चाहे तो दक्षिण भारत में जा सकता है, मोहम्मद गोरी चाहे तो उत्तर भारत में भी जा सकता है। लेकिन मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण गुजरात के शासक पर किया था, भीमराज के ऊपर किया। भीमराज नहीं, मूलराज था ये, मूलराज के ऊपर आक्रमण किया। तो गोरी ने 1178 में क्या कर दिया? आक्रमण किया। अच्छी तरीके से समझे, गोरी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ? 1178 में। कहां पर आक्रमण हुआ? गुजरात पर। उस समय गुजरात का राजा कौन था? मूलराज था। मूलराज की मां का नाम क्या था? नायिका देवी। मूलराज और मोहम्मद गोरी के बीच में 1178 में अहिलवाड़ का युद्ध लड़ा गया। अहिलवाड़ का युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध लड़ा गया? अहिलवाड़ का युद्ध। अब आपसे पूछेगा कि मूलराज और मोहम्मद गोरी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो उस युद्ध का नाम है अहिलवाड़ का युद्ध। अहिलवाड़ का युद्ध कब लड़ा गया? 1178 में लड़ा गया। यही मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण था। और इस अहिलवाड़ के युद्ध में मूलराज सेकंड जीत गया था, यानी गोरी हार गया था। अब ये दोनों प्रश्न हो गए कि गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो 1178। गोरी की भारत में पहली हार कब हुई? तो भी 1178। गोरी ने पहला आक्रमण कहां किया? गुजरात पर। गोरी ने किस शासक पर आक्रमण किया? मूलराज पर। मूलराज और गोरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो अहिलवाड़ का युद्ध हुआ। अहिलवाड़ के युद्ध में जीत कौन गया? मूलराज जीत गया और गोरी हार गया। अब यहां जब ये युद्ध लड़ा था तो गोरी ने ये देखा था कि मूलराज की सेना में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, अर्थात मूलराज की सेना बिल्कुल संगठित सेना है। और गोरी ने महसूस किया था कि यदि मैं दोबारा भी इसी पर आक्रमण करूंगा मूलराज पर, तो शायद मैं दोबारा भी हार जाऊंगा। इसलिए गोरी ने अपना विचार लाकर के और अपना ये रास्ता बदल दिया, और रास्ता बदल करके वो सीधा पृथ्वीराज के पास चला गया। कहां चला गया? पृथ्वीराज थर्ड के पास। गोरी ने 1151 में क्या किया? आक्रमण किया। कब आक्रमण किया? 1151 में। अब देखो, गोरी ने पृथ्वीराज थर्ड यानी कि दिल्ली, आप सीधा समझे, दिल्ली पर आक्रमण, पहला आक्रमण कब किया? 1151 में। यदि गोरी का पहला आक्रमण पूछे भारत पर तो 1178 होगा। यदि दिल्ली पर पहला आक्रमण पूछे गोरी का तो 1151 होगा। 1151 के अंदर दिल्ली का शासक पृथ्वीराज थर्ड था, उसके ऊपर जो आक्रमण किया तो गोरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच तराइन के मैदान में युद्ध लड़ा गया था। कौन से मैदान में? तराइन के मैदान में युद्ध लड़ा गया। तराइन का मैदान कहाँ स्थित है? हरियाणा राज्य में है। तराइन के मैदान में 2 युद्ध लड़े गए थे, इसलिए 1151 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का कौन सा युद्ध हुआ? प्रथम युद्ध। उस प्रथम युद्ध के अंदर ध्यान रखना, पृथ्वीराज थर्ड जीता था। कौन जीता? पृथ्वीराज थर्ड। अब देखो, गोरी मूलराज से भी हार गया और गोरी 1151 में तराइन का जो पहला युद्ध लड़ा गया था उसमें भी गोरी हार गया था। अब गोरी यहां भी हार गया, यहां भी हार गया, लेकिन गोरी दोनों जगह हारा तो दोनों राजाओं की सेना में कुछ न कुछ इसने कमियां महसूस की। यहां जब लड़ा था तो उसने सोचा था इसकी सेना में कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं मूलराज पर अब कभी भी आक्रमण नहीं करूंगा। लेकिन 1151 में मोहम्मद गोरी जब तराइन का युद्ध लड़ा था तो उस युद्ध में
इसमें ध्यान रखना पृथ्वीराज की सेना में बहुत सारी कमियां इसने महसूस की थी। तो इसने सोचा था कि जो कमियां पृथ्वीराज की सेना में मैंने देखी है उन्हीं कमियों के ऊपर जाकर अब की बार आक्रमण करूंगा। तो ये तो अपने को भी मालूम है कि जब व्यक्ति की कोई कमी किसी के हाथ लग जाती है तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से हारता है। तो फिर गौरी एक साल तक योजना बनाया पूरी कि मेरे को जो जो मैंने कमियां देखी पृथ्वीराज थर्ड की सेना में उन्हीं के ऊपर मेरे को आक्रमण करना है और किस किस प्रकार से आक्रमण करना है। तो गौरी तो एक साल तक योजना बनाए और पृथ्वीराज अपना पूरा समय आमोद प्रमोद में व्यतीत कर दिया। यानी इसने किसी प्रकार की योजना नहीं बनाई पृथ्वीराज ने कि भाई मोहम्मद गौरी मेरे ऊपर दोबारा भी आक्रमण कर सकता है क्या, ऐसा इसने कभी नहीं सोचा और ये अपना समय वैसे ही व्यतीत कर दिया। और ये एक साल तक अपनी पूरी क्या बना लिया योजना। अब पहला आक्रमण 1151 में हुआ था, दूसरा आक्रमण कर दिया एक साल बाद में यानी 1152 में जब आक्रमण किया तो उसी मैदान में युद्ध हुआ। तो उसको कहा जाता है तराइन का सेकंड युद्ध। यही आपको याद रखना है। तराइन के सेकंड युद्ध में गौरी जीत गया था। गौरी क्या हो गया, जीत गया। अब देखो आपसे एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछेगा तराइन का पहला युद्ध कौन जीता, तराइन का द्वितीय युद्ध कौन जीता, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का मैदान हरियाणा में है। इसमें गौरी हारा और पृथ्वीराज जीता था। लेकिन एक साल बाद फिर पुनः गौरी आक्रमण किया तो वही युद्ध लड़ा गया। तो उसे कहा गया तराइन का द्वितीय युद्ध यानी कि तराइन का सेकंड युद्ध। इस युद्ध में गौरी क्या हो गया, जीत गया और पृथ्वीराज हार गया। क्योंकि हार गया था क्योंकि इसकी कोई योजना नहीं थी और ये मोहम्मद गौरी पूरी योजना के साथ लड़ने के लिए आया था। तराइन का जो द्वितीय युद्ध था उसमें ध्यान रखना पृथ्वीराज का सेनापति, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज का सेनापति खांडेराव, ये भी परीक्षा में आता है, खांडेराव मारा गया था। आपसे पूछेगा कि पृथ्वीराज थर्ड का या पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था, तो उसका उत्तर होगा खांडेराव। ये तराइन के द्वितीय युद्ध की शुरुआत में ये हार गया था जिसके कारण पृथ्वीराज की सेना तितर बितर हो गई और इस कारण से वहां पर कौन जीत गया, गौरी जीत गया। अब देखो गौरी बड़ा क्रूर शासक था। गौरी जीता लेकिन अपनी जो पिछली हार थी 1191 वाली हार थी तराइन के प्रथम युद्ध की, उसका बदला लेना चाहता था। तो गौरी तराइन का द्वितीय युद्ध जीता तो इस पृथ्वीराज को क्या बना लिया, बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद इस पृथ्वीराज को दोनों आंख फोड़ दी गई थी। इसकी पृथ्वीराज की ये दोनों आंख क्या कर दी गई, फोड़ दी गई। किसके द्वारा, गौरी के द्वारा अंधा कर दिया गया। अंधा करके पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया। गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान में है। तो गौरी है जो इस पृथ्वीराज को कहां लेकर गया, गजनी। और गजनी कहां है, अफगानिस्तान में है। जब पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया था तो उसको दिखाई कुछ नहीं देता था क्योंकि अंधा कर दिया था। लेकिन पृथ्वीराज के साथ पृथ्वीराज का एक दरबारी कवि और वास्तु मित्र था जिसका नाम था चंद्रबरदाई, वो भी गजनी गया था। अब एक ऊंची सी छतरी बना ली, वहां छतरी के ऊपर बैठ गया कौन, छतरी के ऊपर बैठा गौरी और नीचे बिठा दिया गया पृथ्वीराज को और उसके मित्र चंद्रबरदाई को। तो ऊपर से बैठा बैठा पृथ्वीराज का गौरी क्या कर रहा था, अपमान। तो अपमान चंद्रबरदाई को सहन नहीं हुआ। तो चंद्रबरदाई ने कहा मोहम्मद गौरी से कि गौरी अभी तू ज्यादा इतना मत, क्योंकि पृथ्वीराज थर्ड अंधा होते हुए भी आज भी तेरे को मार सकता है। तो पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसकी खुद के हाथों से उसको अंधा किया गया था, आंखें फोड़ी गई थी। तो उसको जब विश्वास नहीं हुआ तो कंडीशन रख ली। मोहम्मद गौरी ने
चंद्रप्रदाई के साथ कंडीशन रख ली कि चलो कोई बात नहीं, पृथ्वीराज को मेरे ऊपर बाण चलवाने के लिए आप कहो। तो शर्त हो गई। तो चंद्रप्रदाई ने कहा था कि तेरे को 3 बार जोर से आवाज लगानी है। मोहम्मद गोरी से कहा था कि बाण तो चला देगा पृथ्वीराज, लेकिन तेरे को 3 बार जोर जोर से आवाज लगानी है। तो जैसे ही चंद्रप्रदाई पृथ्वीराज को कहा, क्योंकि पृथ्वीराज के पास सप्तवेदी बाण था और इस चीज का मालूम गौरी को नहीं था, चंद्रप्रदाई को मालूम था। जब कहा था कि तेरे को 3 बार जोर से आवाज लगानी पड़ेगी, तो आवाज लगाने के लिए उसने हाँ कर ली कि मैं 3 बार आवाज लगा दूंगा। उसके बाद पृथ्वीराज को चंद्रप्रदाई ने सब कुछ एक दोहे में समझाया था कि मैं दोहा संकेत में तेरे को समझाऊंगा, डायरेक्ट बता नहीं सकता क्योंकि कंडीशन लगी हुई थी। तो इसलिए जैसे ही दूसरे रोज सुबह मोहम्मद गोरी ऊपर बैठा बैठा आवाज लगाया कि पृथ्वीराज मेरे ऊपर बाण चलाओ, तो जैसे ही आवाज सुनी पृथ्वीराज ने, तो उसके पास उसका जो मित्र बैठा हुआ था उसने एक दोहा बोल दिया कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तह ऊपर गोरी बैठा मत चूके चौहान। ऐसा एक दोहा बोल दिया चंद्रप्रदाई ने। तो सब कुछ संकेतों में समझा दिया कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस लगे हुए हैं, ऊंचाई 24 गज है, तह ऊपर, उसी के ऊपर गोरी बैठा। कौन बैठा है? गोरी बैठा है। पृथ्वीराज जवान, तू इसमें किसी भी प्रकार की चूक मत कर, तू सीधा बाण चला दे। और ये सुनकर के उसने सीधा बाण चलाया और वो बाण किसके जाकर लग गया? मोहम्मद गोरी के। मोहम्मद गोरी उसके पैरों में आकर के गिर गया। तो ये पृथ्वीराज चौहान की घटना थी। इसके बाद में अपन अब कल बताएंगे पृथ्वीराज का आगे का और हिस्सा रह गया, तो उसके बारे में कल बताएंगे। अपना जो चैनल है उसको पूरा वीडियो देखें, अच्छा लगे तो पढ़ें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, सब्सक्राइब भी इसको ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज जो बताई जा रही है वो बच्चों के पास पहुंचेगी तो बच्चों का ही भला होगा। थैंक यू।